तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आज अपना है डे 3, ठीक है। हाँ, 40Q सीरीज का, जिसमें आज हम फिनॉल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ एल्कोहल के क्वेश्चन छूट गए उसको सॉल्व करेंगे, और प्लस फिनॉल के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल बताने वाला हूँ आज मैं, जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करें। ये स्पीकर बंद कर देंगी गर्ल्स जो लाइव क्लासेस में है, ध्यान से यहाँ पे अब समझेंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले कि फिनॉल का अम्लीय गुण। ये क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है, या पढ़े होगे तो मिला होगा आपको क्वेश्चन ये वाला, पढ़े हो घर में फिनॉल, या फिनॉल जब पढ़ोगे या जो भी पढ़े होंगे या भी लाइव क्लासेस में होंगे उनको पता होगा कि वो चीजें समझ में नहीं आती कि अम्लीय कौन ज्यादा होगा कौन कम अम्लीय होगा। ठीक है, एक क्रम पूछता है ना, क्रम पूछता है ना कि अम्लीयता का बढ़ता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम क्या होगा, पूछता है कि नहीं। तो कैसे याद रखना है उसके लिए मैं बताने वाला हूं, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ देखेंगे फिनॉल का अम्लीय गुण। फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय, ध्यान देंगे। फिनॉल जो होता है अपना, ये जो होता है हाइड्रोजन, ठीक, इसको क्या कर देता है, त्याग सकता है। ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, त्याग सकता है। तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देने वाला समूह क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ये जब मैं अम्लीय सिद्धांत पढ़ा रहा था तब बताया हूं मैं, आर्हीनियस का, ब्रोस्टेड-लॉरी का, ठीक है। और ये स्पीकर बंद कर ले, लुईस, है ना, लुईस, ये 3 सिद्धांत थे ना, उसमें बताया था मैं कि कोई चीज अम्लीय कब होगी और क्षारीय कब होगी। यहां देखेंगे तो समझ में आई पहली चीज कि फिनॉल क्या है, हाँ, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई, फिनॉल क्या होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, समझ में आया क्यों करता है। फिनॉल अपना H+ आयन क्या कर देता है, त्याग सकता है या त्याग देता है, इसलिए वो क्या होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई, पहली चीज क्लियर हुई कि वो अम्लीय क्यों है। चलते हैं अब आगे। सेकेंड चीज, जैसे कि अपन को पता है एल्कोहल, जैसे अपन देखें एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो इसको एल्कोहल कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। परंतु C6H6 जो है, ठीक है, और ये क्या हो गया OH, ये क्या हो गया फिनॉल, ठीक, ये क्या हो गया फिनॉल। क्या फिनॉल को एल्कोहल कह सकते हैं हम, क्या फिनॉल को एल्कोहल की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखो दोनों में क्रियात्मक समूह समान है, तो क्या फिनॉल एल्कोहल है, नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं, मेरी बात समझो, तुम समझ नहीं रहे। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, CH3OH मेथेनॉल है, C2H5OH एथेनॉल है, C3H7OH क्या है, प्रोपेनॉल है। तो C6H5OH ये क्या है, फिनॉल है। तो ये तीनों क्या है, एल्कोहल। क्या ये भी एल्कोहल होगा, हाँ या ना में जवाब देंगे। जो नहीं बोला वो रीजन बताएगी, नहीं पता किसी को रीजन, ठीक, तो समझेंगे यहाँ पे एल्कोहल। नहीं नहीं, अम्ल नहीं, यहाँ अम्ल का काम ही नहीं है, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि फिनॉल, ठीक है, एल्कोहल की श्रेणी में आएगा, हाँ या ना, ये बोल रहा हूं मैं, समझेंगे यहाँ।
नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं। रीजन समझेंगे, यहां ध्यान से देखना है ना। रीजन ये है कि जैसे अपन देखते हैं CH3, ये क्या है OH, तो ये जो OH है ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। CH3 CH2OH ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। परंतु C6H5OH ये किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से। किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से। इसलिए इसको एल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखा जाता या एल्कोहल नहीं माना जाता। बात समझ में आई। तो एल्कोहल किसको कहेंगे, जो कार्बन से जुड़ा हो। एक एग्जाम्पल जैसे ये देखो यहाँ पे है, ध्यान से समझेंगे। ये जैसे ये है CH2OH, क्या ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, ये बंद करो, माइक बंद करो, मैंने तो तुरंत बंद कर दिया करो, मेरे बहुत दिक्कत होती है। मैंने क्या नहीं आंसर दो, पर तुरंत बंद कर दो आंसर देखिए बस, नहीं तो मजा कैसे आएगा पढ़ने पढ़ाने में। फिर से समझेंगे मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो। यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है। भले रिंग में कार्बन है परंतु किससे जुड़ा है, जब रिंग से जुड़ा रहेगा ठीक, तब वो एल्कोहल नहीं कहलाएगा। वो भी कौन से रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा डायरेक्टली, तो उसको हम एल्कोहल नहीं मानेंगे या एल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बात समझ में आई। परंतु यहाँ पे देखो ये है CH2, तो यहाँ पर ये क्या है OH। अब ये जो OH ये किससे जुड़ा है, कार्बन से। भले इस कार्बन से अब क्या जुड़ी हुई है, रिंग जुड़ी हुई है, तो ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। क्या होगा, तो बात समझ में आई। तो दूसरी चीज क्लियर हुई। आज मैं 15-20 मिनट पहले बेसिक चीजें समझाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है और इससे अंदर के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल के क्वेश्चन मात्र 15 समझाऊंगा, बाकी बेसिक चीजें क्लियर करूंगा। ठीक, बाकी मैं क्वेश्चन तो सेंड कर दिया हूं, करते रहना तुम लोग घर में सोल्व। मेन बता दूंगा जिसमें तुमको प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे ये दो चीज पता थी क्या, ये बताओ, नहीं पता थी ना, बिल्कुल भी नहीं पता थी। इससे क्वेश्चन आता तो नहीं बनता, कंफ्यूज होते। तो ये जो डाउट्स वाली चीजें पहले मैं क्लियर कर दूं, है ना। वो 12th में बताया था माते, तुम 12th में पढ़े थे, अब बाकी लोग थोड़ी पढ़े मेरे पास 12th में, या हर किसी को टीचर ने बताया हो याद ना हो, भाई कुछ भी हो सकता। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ देखें। अगली चीज है, यहाँ देखेंगे फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इसका मतलब समझे हाँ या ना, नहीं समझे तो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ये समझेंगे। ये ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये क्या है, फिनॉल है, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलो ठीक है, अब इसमें एक प्रतिस्थापी जोड़ दे रहा हूं मैं। क्या जोड़ दे रहा हूं मैं, एक प्रतिस्थापी जोड़ दे रहा हूं। जैसे मैं एक प्रतिस्थापी इसमें मान लो जोड़ दिया CH3, तो इसके आने से इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी कि कम, तो प्रतिस्थापी का प्रभाव कहलाया। मान लो यहाँ पे देखें, जैसे ये तो फिनॉल है, परंतु यहाँ कौन सा समूह जोड़ गया, नाइट्रो समूह। अब इसके आने पर इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पेपर में आ गया सही क्रम में, तो बताओ कहां से बताओगे तुम लोग, बता दोगे क्या। उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझना, क्योंकि क्वेश्चन तो 1000 बना के दे दे, पर 2 लाइन यदि याद रहेंगी तो तुम आंसर आसानी से दे सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है। कौन सा, फिनॉल वाला बहुत ज्यादा पूछता है। फिनॉल से मतलब फिनॉल का जो चैप्टर उसमें अम्लीयता वाला क्वेश्चन आता है, और ऐसा ना हो आए।
क्यों? क्योंकि मैं पेपर के पहले जो पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है। ठीक है, जो लोग पहले पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, और कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन दिया जाते हैं, ये अच्छी बात रहती है। जो लोग पहले पेपर दे दिए उनको पता होगा, तो हो सकता है ये आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बेसिक चीजें समझ लें, फिर 10-15 क्वेश्चन में लास्ट में बता दूंगा। है तो देखो, ये फिनॉल है, इसकी एक अम्लीता होगी निश्चित, इसके जोड़ने से अम्लीता क्या हो जाती है? कम, और इसके जोड़ने से अम्लीता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे कम अम्ली ये हो जाएगा, उसके बाद ये, और सबसे अधिक अम्ली ये हो जाएगा। तो ये क्रम जमाती बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्रम जमाती बनना चाहिए। बस वही बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अरे बता देना, जूम करना हो तो मैं जूम कर दूंगा, कर लूं क्या? बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बोर्ड में बनाना, बता सॉरी, बोर्ड में बना के बताना है। चल ठीक है, बता दे रहा हूँ। चलो ठीक, देखो देखो, पहले बोल दिया करो ना भाई, तुम्हारी सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हारा अधिकार बनता है बोलने का। देखो यहाँ पे मैंने ये बोला कि ये क्या है? फिनॉल है। ये कैसा होता है? अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब यहाँ देखना, इसमें एक प्रतिस्थापी जोड़ दे रहे हैं हम। जैसे ये OH है, मैं मान लू यहाँ पे क्या जोड़ दिया? CH3। तो इसके जोड़ने से इसकी अम्लीयता कम होगी कि ज्यादा? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। मतलब ये इससे क्या होगा? कम अम्लीय होगा। आगे देखेंगे, जैसे ये तो अभी क्या है? फिनॉल। मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह के जोड़ने से अब इसकी अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी, कम? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा। किससे? फिनॉल से। तो अपन ये कर देंगे, परंतु ये क्या हो जाएगा? कम अम्लीय हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अब हाँ, ये हो जाएगा जिसमें रेडिकल जोड़ा, मेथिल मूलक जोड़ा है। उसके बाद ये तो था ही बीच में, ये उससे क्या होगा? नाइट्रो समूह के कारण ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं क्या बोलना चाह रहा था? तो ये है, समझ में आ गया? कहाँ गया, कहाँ गया? ये तो क्लियर, एक चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ देखेंगे, है ना, ध्यान से। जूम कर दूं, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है पढ़ते ही बनना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये अब दिख रहा है सबको अच्छे से? समझेंगे यहाँ पे फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया, समझ में आया? समझेंगे यहाँ पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या जोड़ा था? NO2 जोड़ा था। तो वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है, मतलब जिसको फिनॉल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। समझ में आई बात? समझ में आया क्या बोला मैंने? जिसको फिनॉल इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब वो कौन कौन है यहाँ, इनको अच्छे से याद कर लेना। नाइट्रो है, हेलोजन है, ठीक है, तृतीयक एमीन है और साइनाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है? अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, क्योंकि कुछ लोग वीडियो नहीं देखते तो कहाँ वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब जिसको फिनॉल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर? अब देखो, इनके उपस्थिति के कारण फिनॉल की अम्लीयता क्या होती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिससे क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? आसानी से निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए ये याद रखना शॉर्ट में,
क्या वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये देख लो, इनके जुड़ने से क्या होता है, फिनॉल की अम्लीयता बढ़ती है। अभी बड़ी थी कि नहीं, यहाँ पे बड़ी थी, समझ में आई ना बात। अब उनको याद कर लेना, फट से पेपर में आएगा तो फट से समझ में जाएगा किसके जुड़ने से क्या हो रहा है, किसके जुड़ने से क्या। इतना हो गया, ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा मैं, टाइम नहीं है अपने पास। ये है, इधर देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। कौन कौन है, अब भी मैंने जोड़ा था CH3, तो उसके जोड़ने से अम्लीयता क्या हो गई थी, कम हो गई थी, C2H5, ठीक है, OCH3 और NR2, ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। कौन सा एमीन हो जाएगा, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। OCH3 जैसे ये होता है ना, ये देखो CH3 OCH3, अब इससे एक मेथिल समूह निकाल देंगे तो क्या बचेगा, OCH3। ऐसे ये कुछ भी हो सकता है, ईथर नहीं है वो, तो किसी भी चीज से बन सकता है ना, एक तरफ जो भी चीज हो निकाल दो। अब ये तो एल्कोहल से नहीं बन सकता क्या, कैसे नहीं बन सकता है कि नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं मैं। OH, अब इससे H हटा देंगे तो बना कि नहीं, OCH3। ये याद कर लोगे। अब तुम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताओगे इतने ही में। इसमें तुम देख रहे हो क्या है, CH3 रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है, बस वो तृतीयक वाला बस अलग है, याद रखना, जो NR3 था। तो जितने में भी ये रेडिकल रहेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अम्लीयता को कम करते हैं। ये ट्रिक से थोड़ा याद रखना। ऊपर वाला भी एक बार और देख ले, क्या देखो यहाँ, अब इसकी क्या विशेषता, कहाँ गुम जाता है, अब इसमें देखो, अब इसमें भी देखो CN है, ठीक है, R3 है पर प्लस के रूप में, हेलोजन है, NO2 है, CH3 है, COOH है। तो इसमें क्या है, देखो रेडिकल मैक्सिमम में नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करते हैं, अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और अधिकतर यहाँ पे देखेंगे, इनमें सब में क्या है, रेडिकल है, तो अम्लीयता को क्या करते हैं, कम करते हैं। इतनी और ट्रिक बता दिया, कम से कम मैं कहता हूं कर तो सकते हो, आंसर सही आने की संभावना बढ़ जाएगी, भले याद ना हो, इतना तो याद है ना। जिसमें रेडिकल है वो क्या करेंगे, अम्लीयता कम करेंगे, बाकी अम्लीयता क्या कर देंगे। इसके आधार पे तुम आंसर निकाल सकते हो, मतलब 50 से 60% संभावना अब तुम्हारी बढ़ गई सही करने की। और कुछ लोग अब थोड़ी सेल्फ स्टडी करके 100% भी बढ़ा सकते हैं। अब उतना टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में बताऊं। क्लियर हो गया ये, चलो ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना है, देख लो, इसी की यही की बता दूंगा, लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। यहाँ देखेंगे अब थोड़ा सा, ये इधर ध्यान से समझेंगे, देखे यहाँ पे, यहाँ देखो नाइट्रीकरण क्या है, क्या है यहाँ पे, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण समझेंगे यहाँ पे। ये दिया है फिनॉल का नाइट्रीकरण, बेसिक फंडामेंटल समझ लें क्या है। तो फिनॉल का हाँ, अरे कम हो जाता है स्पेस, पता है,
ठीक है अब ना। अब नाइट्रीकरण, किसका नाइट्रीकरण? फिनॉल का नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है? तनु HNO3 के साथ। किसके साथ? ध्यान से समझना, थोड़ा समय उल्टा हो जाएगा आंसर। मैं इसको गोला क्यों मार रहा हूं? यहाँ क्या लिखा है? तनु HNO3 लिखा है। बात समझ में आई? तो तुम क्या देख रहे हो? ये कौन सी कंडीशन है? ऑर्थो। और ये कौन सी है? पैरा। बात समझ में आई? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उत्पाद। कब? याद रखना, यहाँ पे तनु अम्ल होगा तो क्या होगा? पैरा। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या बनता है? किसकी देन है ये? किसके कारण, किसके प्रभाव के कारण? तनु HNO3। अच्छे से याद रखना इसको दिमाग में। ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, अभी क्लियर करूंगा मैं क्यों कंफ्यूजन वाली है। नेक्स्ट यहां देखेंगे, ये ऑर्थो और पैरा, हाँ दोनों। यहां देखेंगे अब ये किसके द्वारा हो रहा है? नाइट्रस अम्ल, मतलब HNO2 के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? देखो नाइट्रिक अम्ल में 3 रहता है, O3, इसमें क्या है 2, तो ये नाइट्रस अम्ल है। तो नाइट्रस अम्ल में भी क्या हो रहा है? देखो एक O कम है तो यहाँ पर भी O क्या हो जाएगा? कम। तो क्या हो रहा है? पैरा नाइट्रोसो, क्या? फिनॉल। और ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल मिल रहा है। दूसरी चीज क्लियर हुई? अभी तीनों को मिक्स करने वाला हूं, इसलिए दिमाग में रखना। ये अब ध्यान देंगे, ये क्या होगा इसको? हाँ। तीसरी चीज, अब यहां देखना दिमाग घुमाने वाली चीज। अच्छा अब दिखा कुछ मैं क्या बोलने वाला था? ये देखो यहाँ पे क्या हो गया? सांद्र हो गया। ठीक है, तो सांद्र बोले हो गया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिला। इसी को पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो पिक्रिक बताया, 3 चीजें मेरे को जवाब देंगे। तनु HNO3 होगा तो हाँ, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। और जब सांद्र HNO3 होगा तो हाँ पिक्रिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? पिक्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक, समझ में आ गई ना बात? और धोखे से नाइट्रस अम्ल के द्वारा हो जाए तो ये है, ये नाइट्रोसो हो जाएगा। नाइट्रो की जगह क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्लियर हुई चीज है। एक बार बता, अभी तो बताया ऐसे एक एक बार। अरे यार, अब इसमें एक बार बताने वाली बात क्या है? अब मैं 12 तो बता नहीं रहा हूँ तुमको, पेपर है अभी 20 दिन बाद। ध्यान से देखो यहाँ पे, तनु अम्ल तो क्या होता है? आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। ठीक, और ये देखो सांद्र हो गया तो क्या मिल रहा है? हाँ 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल मिल रहा है। उसमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी याद रखना है। ठीक, तो क्लियर हुई चीजें? 7:30 बज जाए तो बता देना, फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराना। कितने में बज गए? अरे यार, तो क्या करूं मैं? इसी को बताऊं, क्वेश्चन करवा दूं? नहीं, अब इसमें क्या है देखो, ये क्या है? बाकी कंपाउंड से सबसे अलग है। तुम समझ नहीं रहे, जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि इसको अलग से बेसिक चीजें क्यों समझा रहा हूं।
देखो एल्कोहल अलग है, ठीक है, अम्ल है, एल्डिहाइड है, ये एक जैसी हैं, पर ये उनसे क्या है, सबसे अलग है। रीजन बताया ना मैंने क्यों। OH होने के बाद भी ये फिनॉल नहीं, वो एल्कोहल नहीं है, ठीक है। इसकी अभिक्रियाएं बाकी से थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, प्रोडक्ट अलग अलग बनने लगते हैं हर कंडीशन में, इसलिए इसमें बेसिक बता रहा था मैं। तो काम की चीज है कि नहीं जो बताया मैं, ये बताओ। वो क्वेश्चन से हटके जरूरी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। यहां देखें, ये युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया। तो तुमको कुछ नहीं है, याद नहीं करना है। युग्मन अभिक्रिया में ये बनता है, याद रखना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनता है, ठीक है। ये कौन से रंग का होता है, नारंगी लाल रंग का होता है, याद रखना, ठीक। हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका सुन ले, ठीक है। दो प्रकार से इसका क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझेंगे। फिनॉल डाइएजोनियम लवण से, किससे, अब लवण की जगह क्लोराइड दे दे उससे मतलब नहीं है। फिनॉल क्षार की उपस्थिति में किससे, डाइएजोनियम लवण से क्रिया कर कौन सा रंग देता है, बात समझ में आई, कौन सा रंग देता है, नारंगी लाल देता है। क्लियर, बात समझ में आई। क्योंकि आज क्वेश्चन मान लो नहीं हो पाए तो कल 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा मैं, 6:30 बजे जाना, ठीक। आज जनसंख्या कम क्यों है, आज सोमवार है तो ठीक है। क्वेश्चन पहला समझ में आया क्या, फिनॉल क्षार की उपस्थिति में किससे, डाइएजोनियम लवण से क्रिया कर कौन सा रंग देता है, नारंगी लाल देता है। अब देखो क्लोराइड की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है हेलोजन में, उससे मतलब नहीं है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे कि युग्मन अभिक्रिया में क्या बनता है, युग्मन अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक। समझ में आई बात। तो दो क्वेश्चन इसके क्लियर हुए, क्या क्या, क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया कर कौन सा रंग देता है, कौन सा रंग देगा, नारंगी लाल देगा, ठीक। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक है, हाँ। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन किस रंग का होता है, ठीक है, याद रखना। तो वही घुमा के आगे पीछे करके क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे तो क्लियर होगा युग्मन अभिक्रिया। ये सब याद नहीं रखना है, जो मैं बोला वो बस याद रखोगे, पगले आ जाओगे, टाइम नहीं है इतना, जो मैं बता रहा हूँ वो याद करो बस। बाकी पेपर के बाद सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो अपना बैच चल रहा है उन लोगों को, है ना। अब मुंह मत बनाओ दिशा, है ना, कम टाइम मिला तो पकड़े है। हाँ जी 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 जी, कहते गो इसी को तो ढूंढ रहा था ये। अरे यार इतना बड़ा है ना, छोटा करना पड़ेगा इसको, कब बन पाएगा, इतना में चल जाएगा ना, दिख रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, नीचे को पूरा है ही क्या, तो अभी ऊपर करूंगा ना, यहाँ समझेंगे। ये क्या है, थैलिक अम्ल है, क्या है ये, अब वो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये COOH है और ये COOH है, तब पढ़ रहे हैं सब, पेपर में ऐसा दे देता है, पहचाने में नहीं आता। बात समझ में आई। इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, क्या हुआ यहाँ पे कौन बताएगा, बताओ तुम,
क्या हुआ यहाँ पे? एनहाइड्राइड कब लगता है? कब? क्या समझाया हूं मैं तुम लोगों को कितने दिन से? जब किसी चीज से जल का अणु निकल जाता है तो वो एनहाइड्राइड बनता है ना, पढ़ाया हो कि नहीं? ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये OH और ये H निकल गया तो -H2 निकल गया गर्म करने के कारण। अब यहाँ पे O बचा है तो वो आ जाता बीच में और ये जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? देखो नाम वही रहेगा, H2 निकल गया तो अम्ल की जगह क्या हो जाएगा? मान लो पेपर में आ गया एनहाइड्राइड, पता नहीं है तो समझ जाना कि किससे बना होगा। बात समझ में आई? अब भले एक अणु से निकले चाहे दो अणु से निकले। एक और देखो, जैसे ये देखेंगे CH3COOH, CH3COOH, ये निकाल दिया। देखो OH और ये H निकाल दिया। यहाँ पे देखेंगे CH3COO ये है और ये क्या है? OCCH3, ये क्या हो जाएगा? एस्टिक अम्ल था तो एस्टिक एनहाइड्राइड। समझ में आई बात कि नहीं? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों? एसिटिक अम्ल से बना। मैं क्या बोला? अम्ल हटता उसकी जगह क्या लग जाता है? तो चाहे एक अणु से H2 निकले चाहे दो अणु से H2 निकले, वो उसी का क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड कहलाता है। क्लियर? बैठी दिमाग में चीज है तो एनहाइड्राइड का मतलब अब आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया 2 मोल किससे होती है? फिनॉल से। किससे होती है? तो ये देखो यहाँ पे फिर एक जल का अणु निकलेगा। ट्राइएंगल दिख रहा है? निकला? देखे? इसको स्क्रीनशॉट मारना, मारते जाएंगे लाइव क्लासेस वाले। क्लियर? पहले H2O निकला, उसी से निकला है, उसी अणु से, इसलिए वो एनहाइड्राइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 मोल क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। 2 मोल क्या है? फिनॉल है। ठीक, उससे क्या निकल रहा है? एक जल का अणु निकल रहा है। देखेंगे थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये आया, यहां से निकला था ना, इसके भी, इसका एक H, इसका H, इसका वाला क्या निकल गया? O। तो ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ गए। फिनोप्थिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिनोप्थिलीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, फिनोप्थिलीन बोलते हैं इसको, या नाम याद रखेंगे। ये होता है फिनोप्थिलीन। हाँ, वही जो प्रैक्टिकल करते हैं ना। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है, मैंने सेंड कर दिया, पढ़ लेना। ठीक, हाँ भेज दिया हूँ, काय के लिए बताऊंगा। ये यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा इसको देख लो, ज्यादा टाइम नहीं देना इसमें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रंग याद रखना। लीवर में नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है? ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, जब इसकी अभिक्रिया, ठीक है, NaNO2 और H2SO4 के साथ होती है तो ऑक्सीकरण होता है और गहरा हरा रंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गहरा हरा रंग, या फिर कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीला रंग, जो जल से तनु करने पर लाल रंग में बदल जाता है। ये देखो, तो वो लाल रंग कौन सा है? एंडोफिनॉल। क्या होता है वो? एंडोफिनॉल। ठीक, समझ में आई बात? तो लीवर में नाइट्रोसो अभिक्रिया में जो लाल रंग होता है वो किसका होता है? एंडोफिनॉल का होता है। किसका होता है? एंडोफिनॉल का होता है। ठीक, अब इसके बाद एंडोफिनॉल से, ठीक है, जब क्षार की अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो एंडोफिनॉल का कौन सा लवण मिलता है? सोडियम लवण। क्या मिल जाता है? सोडियम लवण मिल जाता है, जिसका रंग क्या होता है? नीला। तो एंडोफिनॉल का रंग क्या होता है? लाल। और इसके यहाँ पे क्या होता है? ये हाइड्रोजन क्या होगा? निकल जाएगा।
ये सोडियम आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसलिए उसको उसका सोडियम लवण बोलेंगे। और यहाँ से क्या होगा, ये H और ये दोनों OH निकल जाएंगे H2O के रूप में, इसलिए ये -H2O है। तो सोडियम लवण, एंडोफिनॉल के सोडियम लवण का रंग कौन सा होता है? नीला रंग होता है। और खुद का एंडोफिनॉल का रंग किस? ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया। यहाँ देखें फिनॉल के परीक्षण, ठीक है, तो फिनॉल का परीक्षण किसके किसके द्वारा होता है? फेरिक क्लोराइड के द्वारा, ब्रोमीन जल द्वारा, और अब भी पढ़े लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। और किसके द्वारा होता है? सांद्र H2SO। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फिनॉल निम्न में से किससे, मतलब किसके द्वारा परीक्षण नहीं देगा, तो किसके किसके द्वारा देता है वो पता होगा तो अपन को पता चल जाएगा किसके द्वारा परीक्षण नहीं देता या किसके द्वारा अपन विभेद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं, समझ में आई ना बात? तो याद रखना फिनॉल, यहां देखेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। ये क्या है? HCl। ये क्या है? HCl। और ये क्या है? फिनॉल है। ये इधर मत देखो, इनको मत देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, उसको भूल जाओ। HCl, HCN और फिनॉल। फिनॉल की जगह क्या हो सकता है? C6H6, बेंजीन भी हो सकता है, मैं बता दूं क्या हो सकता है। ध्यान से समझ लो, ये बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। फिर से सुनो मेरी बात, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? HCN है। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बनाता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? अब यहां समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी जगह बता दे रहा हूं, यहां देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सही कह रहा हूँ, बोलो सही। अरे ये कीड़े क्या जाती, ये फिनॉल है, ये HCN है, और ये क्या है? HCl है, ठीक है। अरे यार देख, छोटा सा कीड़ा दिख नहीं रहा है और देखो कितनी नौटंकी, बड़े काम कर रहे। नहीं बताता, यही देखो आ गया था। हाँ ये वही डबल ट्रिपल ले गया। फिनॉल प्लस HCN प्लस HCl। फिनॉल की जगह ये क्या हो सकता है मैं बता दूं, यहाँ पे C6H6 भी हो सकता है, मतलब बेंजीन भी ले सकते हैं, ठीक। तो लास्ट में यहाँ क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। उससे बेंजीन लेंगे तो, सिर्फ बेंजीन लेंगे तो सिर्फ बेंजल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। दोनों अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? गाटा-मेन अभिक्रिया कहलाएंगी। समझ में आया कि नहीं? फिनॉल लेंगे तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और बेंजीन ले लिए तो सिर्फ क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। समझ में आ गया इतना? फिर से समझेंगे आगे। फिर से ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है। कौन रहेंगे? दोनों ही रहेंगे। अब HCN की जगह सिर्फ मैंने चेंज कर दिया है किसको? CO को। HCN है तो ये हो जाता है गेटरमेन, ठीक है, और ये हो जाता है गेटरमेन कोच। इतना अंतर याद रखना, अभिक्रिया पूरी सेम टू सेम, इधर की भी उधर की भी, सिर्फ क्या अंतर आ गया? हाँ, HCN की जगह हमने CO ले लिया तो नाम बदल गया। अब इसका नाम क्या हो गया? तो तुमको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। HCN के स्थान पर CO होने पर उसको गाटरमेन कोच कहते हैं, शॉर्ट में लिख लो बटन। इधर थोड़ा समझ लो, ये कौन सी क्रिया हो रही है? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण पढ़ा दिया हूं मैं, हाइड्रोकार्बन में आ गया, देखो उठ के। हाइड्रोजनीकरण में ये क्या बन गया? ये क्या था? फिनॉल था,
3 दूनी 6, 1 1 1 1 1, ये सब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ने के कारण क्या हो जाता है, इसका ये जो रिंग सॉरी ट्रिपल 3 तो डबल बॉन्ड थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये फिनॉल ना होगी, अब क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और ये इसके जुड़ने से ऑल जुड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक, जब एक एरोमेटिक एमीन ए, समझेंगे क्या है, ए बराबर हो जाएगा अपना C6H5NH2, जो वो बोल रहा अपन वो करेंगे बस, की क्रिया एल्कोहलिक पोटास मतलब, और एक अन्य यौगिक वाई से, अन्य यौगिक मतलब वाई मतलब हो जाएगा क्या, CHCl3, इससे कराते हैं तो दुर्गंध युक्त गैस निकलती है। ठीक है, वो कौन सी होती है, खुद ही दे दिया है, आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। यौगिक वाई को बुझे हुए चूने की उपस्थिति में एक अन्य यौगिक जेड की क्लोरीन के क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो वो यौगिक जेड होगा, मतलब वाई को, मतलब किसको, अपन CHCl3 को किसकी क्लोरीन से क्रिया द्वारा बनाते हैं अपन, एथिल एल्कोहल। फर्स्ट डे में समझाया था, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्लोरल बनता है, क्लोरल से क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। बताया हूं कि नहीं, वो याद कर लो, 4 स्टेप, वो ही उठा के पूरा यहां धर दिया है। अब आए समझ में, ठीक, ये देखो 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 जरा, फिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये अलग से दे दिया, बाकी इन तीनों को उदाहरण देके तो अभी मैं समझाया हूं, बताया हूं कि नहीं, सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं, नाइट्रो जुड़ जाएगा तो अम्लीता बढ़ जाएगी, तो कर लेना इसको अब। ठीक, समझेंगे आप, ये क्या है, फिनॉल, अरे 6 ही क्यों आता है, C6H5OH, जिंक के साथ अभिक्रिया होगी, इसको क्या हो गया, देखिए यहाँ पे C6H5OH, जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना लेगा, ZnO, क्या बना लेगा, O निकल जाएगा तो ये हो जाएगा C6H6, है ना। अब फिर यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो HCl CH3 जुड़ जाएगा तो C6H5CH3। ठीक है, टॉलुइन, पर टॉलुइन ये अम्ली दिया है, मतलब यहाँ पक्का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, वो पक्का अम्ल बन जाएगा जेड, C6H5COOH है क्या, हाँ आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, नोट नोट मत कर। ये अब भी बताया था मैं, फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ अच्छी तरह हिलाकर ऑक्सीकृत कराया जाता तो सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है, यह अपक्षेप है। फिनॉल को बेंजीन जल के साथ क्रिया कराएंगे, मेटा ब्रोमोफिनॉल, नहीं ये तो नहीं होगा, 2,4-डाइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6-डाइब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल के मिश्रण, नहीं वो तो आएगा, लगने दो, आंसर तो क्या देख के मैं भी बता दूं। इसका आंसर 3rd आएगा, है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, जो कि क्या होता है, अपक्षेप, सफेद अपक्षेप देता है, इसलिए। ठीक, समझ में आई बात क्या।